everyone, welcome to Dhanology, where investors first is our approach. ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बने रहना है इस वीडियो में एंड तक। और स्टार्ट करती हूँ मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं और जब हम एक डिलेक्स थाली ऑर्डर करते हैं और बहुत सारा उसमें डिशेस होती है, बट हमारी जो नज़र होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ गुलाब जामुन पर। तो इस थाली को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करने आ रहे हैं मिस्टर आशीष लखमानी। तो आशीष, वेलकम टू द शो। थैंक यू नम्रता। हेलो दोस्तों, जैसे कि नम्रता आपने आज थाली के बारे में व्यूअर्स को बताया और गुलाब जामुन की बात की उसमें, तो आज हम इस थाली के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। जो थाली की हम बात कर रहे हैं वो इट हैज़ बीन वेरी वेरी पॉपुलर सिंस लास्ट 5 to 10 ईयर्स। ओके, वेस्ट में वो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी है। गुलाब जामुन भी? गुलाब जामुन भी। मैं आज पूरी थाली की बात करूंगा, बट इंडिया में क्या है कि लास्ट 1-2 सालों में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है इसको। सो जिस थाली के बारे में आप बात कर रही थी, उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है फैक्टर इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग। जैसा कि अभी आपने बात की फैक्टर इन्वेस्टिंग की, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आखिर में फैक्टर इन्वेस्टिंग है क्या? वेल नम्रता, फैक्टर इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज़ सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी कर रहे हैं इसमें। अगर एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं तो बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने कहा था कि आप कोई भी कंपनी को उसके इंट्रांसिक वैल्यू से बिलो में परचेज करते हैं तो आप काफ़ी पैसा बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी कंपनीज अगर लो प्राइस पे बाई करते हैं तो काफ़ी पैसा बनेगा। हमारे व्यूअर्स को लेमैन लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि आखिर में फैक्टर इन्वेस्टिंग है क्या? जी बिल्कुल। फैक्टर इन्वेस्टिंग की अगर बात करें ना, तो एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि ये जो टर्मिनोलॉजी हो गया आपका फैक्टर इन्वेस्टिंग, बीटा, स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, ये सब टेक्निकल टर्म्स में, बट ऐसा नहीं है। फैक्टर इन्वेस्टिंग इज़ सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। अगर मैं फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करूं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बेंजामिन ग्राहम का, वो मैंने बात की एक फैक्टर की विच इज़ कॉल्ड वैल्यू फैक्टर। तो अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में एग्जांपल लूँ, कोई निवेशक है, वो चाहता है कि मेरे को भारत में निवेश करना है और भारत की टॉप 100 कंपनीज़ में निवेश करना है, तो फैक्टर फंड ये बताएगा कि साइज़ के हिसाब से, साइज़ मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी कितनी विशाल एक कंपनी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज जो है उसका एक फैक्टर बन जाएगा निफ्टी 100। तो उसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल और बहुत ट्रांसपेरेंट है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे और लूँगा। अब एक इन्वेस्टर है जो कि एडवांस इन्वेस्टर है। एडवांस मतलब ऑलरेडी वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि मेरे को टॉप कंपनीज चाहिए इंडिया में जो टॉप 100 के अंदर हो, जो मेरे को डिविडेंड दे। डिविडेंड जो मुनाफा में से कंपनी जो बांटती है पैसे अपने शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड होता है। सो जो डिविडेंड दे कंपनीज, वो कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो पे होए। तो एक फैक्टर ऐसा डिफाइन होगा कि हम टॉप 100 कंपनीज लेंगे जो कि लार्ज कैप कंपनीज कहलाती है, उसमें से हम एक फ़िल्टर लगाएंगे कि वो कंपनीज जो डिविडेंड दे रही है आपको, तो वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो कितना सिंपल है कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को लार्ज कंपनीज चाहिए जो कि डिविडेंड दे रही है, वो मेरे पोर्टफोलियो में हो, और वो आपने फैक्टर के थ्रू बाई कर लिया। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है? जी बिल्कुल। फैक्टर इज़ ऑल अबाउट रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ओके। और जहाँ तक हम बात करें फैक्टर्स की और या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग की, तो एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ आज। जब स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग की बात आती है तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है एक्टिव स्ट्रेटजी विच इज़ एक्टिव इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो स्मार्ट बीटा है ना, ये दोनों वर्ल्ड का बेस्ट मिक्सचर है। इसमें पैसिव का भी यूज़ होता है विच इज़ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, एंड आपका एक्टिव का भी मैनेजमेंट होता है। सो एक्टिव एंड पैसिव इज़ योर स्मार्ट बीटा। ओके। जैसे कि आशीष आपने एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को फैक्टर्स इन्वेस्टिंग के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है मुझे। तो हमारे व्यूअर्स को क्या आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि फैक्टर्स हैं कितने टाइप के? वेल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 300 प्लस फैक्टर्स हैं। इसको अगर कंबाइन करके हम 5-6 बकेट में डालें ना, तो एक फैक्टर होता है साइज, एक फैक्टर हो जाएगा लो वॉलेटिलिटी, एक हो जाएगा वैल्यू जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया, क्वालिटी भी एक फैक्टर है, राइट, मोमेंटम भी एक फैक्टर है। तो ऐसे 5-6 फैक्टर्स हैं। ओके। वेल आशीष, जैसा कि अभी आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही ब्यूटीफुली हमें फैक्टर्स सारे, तो क्या आप इसे भी एक्सप्लेन करना चाहोगे? वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स है। अभी मैंने बताया आपको जैसे कि फैक्टर को 5-6 बकेट में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज हम बात करते हैं साइज़ की। तो अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था
कि आपको अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है साइज़ के हिसाब से, साइज़ मतलब क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, अगर टर्मिनोलॉजी में हम समझें तो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में, तो उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 एक फैक्टर हो गया, तो दैट इज साइज़। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर में, वैल्यू में। तो वैल्यू क्या होता है, बेसिकली बार्गेन बाई होता है। ओके, गुड कंपनीज एट वैल्यू प्राइस, चीप प्राइस, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, तो वैल्यू फैक्टर लग रहा है इसमें। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की। सो ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं आपको, सो एक कंपनी है हर साल 20, 25, 30% से बढ़ रही है, ग्रोथ दिखा रही है, तो जब ग्रोथ दिखाती है तो उसका जो ग्रोथ है वो शेयर में, प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है, तो ये ग्रोथ फैक्टर हो गया आपका। इसी तरह क्वालिटी है। क्वालिटी में क्या होता है, फंडामेंटली साउंड कंपनी, उसको ही खाली हम सेलेक्ट करते हैं अपने यूनिवर्स में। तो अपने जो मेरा यूनिवर्स है उसमें से जो क्वालिटी कंपनीज हैं फंडामेंटली साउंड विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो वो क्वालिटी के अंदर आता है। लो वॉल, तो वो लो वॉलेटिलिटी क्या होता है, वो शेयर्स आएंगे जिसमें वॉलेटिलिटी कम होगी, मतलब जिसमें प्राइस मूवमेंट काफ़ी कम होगी। सो जो लो वॉलेटाइल होंगे वो मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे पूरे यूनिवर्स में से। आपने मोमेंटम छोड़ दिया। जी, मोमेंटम को मैं मिस नहीं करना चाहता था, बट ये मैं अलग से बताना चाहता हूँ कि मोमेंटम है क्या एक्चुअली। ओके, गुजराती में ना एक बहुत ही अच्छी कहावत है, भाव भगवान है, द प्राइज इज ऑल माइटी। सो मोमेंटम इज ऑल अबाउट प्राइस। सो मोमेंटम में जो यूनिवर्स हम बनाते हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं पूरा पोर्टफोलियो, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक्स। उसमें हम वेरिएबल लेते हैं 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का। सो मोमेंटम जो है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इज अ फैक्टर विच इज कॉमनली यूज इन इंडिया एंड इज वेरी प्रिवलेंट सिंस लॉन्ग एंड इज डूइंग वेरी वेल। तरीके से आपने मोमेंटम को एक्सप्लेन किया, मेरी क्यूरोसिटी तो बढ़ती ही जा रही है, तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स की भी क्यूरोसिटी बढ़ती ही जा रही होगी। तो आई वांट टू नो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि फैक्टर, जैसे मैंने बताया, कुछ आज की चीज़ नहीं है। 1960 में फैक्टर आया था। उस समय जब हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते थे, हम बात करते थे पोर्टफोलियो रिटर्न की। उसके 1990s से हम बात करते थे मार्केट रिटर्न की और अल्फा की। खाली मार्केट जो रिटर्न दे रही है उससे काम नहीं चलेगा, आपको उस पर अल्फा भी जनरेट करना है। बट अभी का जो समय है वो है मार्केट रिटर्न, अल्फा रिटर्न प्लस फैक्टर रिटर्न। बेनिफिट्स ये है कि इट इज़ अबाउट सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स विद प्रोसेस ओरिएंटेड, ओके, एंड इट इज़ नॉट ह्यूमन बायस्ड। तो इसमें ह्यूमन बायस रिड्यूस हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड इट हेल्प्स यू टू हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टाइल ऑफ व्हाट यू आर पिकिंग, and also better in risk management. वेल आशीष, जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया फैक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आई रियली वांट टू नो कि फैक्टर इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर मैं फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट होता है बेसिकली। इसमें फंड मैनेजर्स जो है ना बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। बॉटम अप मतलब कि कोई फंडामेंटल देखते हैं कंपनीज का और उसके बाद ही एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और जहाँ तक फैक्टर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो उसमें टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। सो मेजर डिफरेंस है कि फंडामेंटल में बॉटम अप अप्रोच एंड फैक्टर्स में टॉप डाउन अप्रोच। एंड मेन अगर डिफरेंस अगर आप जानना चाहेंगे इसमें, तो जब मैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करता हूँ ना, तो मेरा अटैचमेंट फंड मैनेजर के साथ होता है। ओके, और जब मैं फैक्टर के साथ करता हूँ तो मेरा अटैचमेंट रूल के साथ होता है, एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स। ओके ओके, वेल एक्सप्लेन्ड। वांट टू नो कि, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि फंड मैनेजर्स किस तरीके से फैक्टर्स का यूज करते हैं। तो फंड मैनेजर्स नॉर्मली ना सिंगल फैक्टर भी यूज करते हैं और मल्टीपल फैक्टर भी यूज करते हैं। एक्टिव फंड मैनेजर जो है वो मल्टीपल फैक्टर यूज करते हैं। जैसे लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो 2013 से 2015 लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स ज्यादा चले थे। 2015 से 17 की अगर हम बात करें तो क्वालिटी स्टॉक्स चले थे। अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो ग्रोथ स्टॉक्स चले थे, तो ग्रोथ का फैक्टर लगा था। अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट के स्टॉक्स, PSUs, वैल्यू पे उन्होंने रिटर्न्स दिया है काफी अच्छे, और लास्ट 1 साल से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। सो मल्टीपल फैक्टर्स फंड मैनेजर यूज करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को। वो क्या हेल्प करता है बेसिकली, जब आप डिफरेंट फैक्टर्स यूज करते हैं तो आपको रिस्क को भी मिटिगेट करता है, रिटर्न को ऑप्टिमाइज करता है। सो द बेस्ट वे इज टू यूज मल्टीपल फैक्टर्स, बिकॉज पता नहीं रहता कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सी स्टाइल चलेगी। So a combination of multi-factor is the best way to do. Well आशीष, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी हद तक उन्हें भी आंसर्स मिल चुके हैं, तो आई रियली वांट टू नो कि इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो अगर पॉपुलर फैक्टर्स की मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी। यहाँ पर GDP लगभग 7 से 8% की होती है। सो नॉर्मल अगर फैक्टर्स की हम बात करें तो क्वालिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, मोमेंटम हो गया। राइट। तो क्वालिटी, ग्रोथ एंड मोमेंटम, ये तीनों फैक्टर्स
काफ़ी पॉपुलर रहेंगे इंडिया में। ओके आशीष, आई रियली वांट टू नो कि ये फैक्टर्स बनाते कौन है? वेल, ये फैक्टर्स जो है ना एएमसी नहीं बनाती है। ओके ये नॉर्मली जो एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई, ये बनाते हैं। एनएसई भी अगर आप जाके देखिएगा ना, बहुत सारे इंडाइसेस हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स बने हुए हैं, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी बने रहते हैं। जैसे अल्फा लो वॉल, क्वालिटी का मोमेंटम के साथ, ऐसे करके अलग अलग फैक्टर्स इंडाइसेस में बने हुए हैं। उसको एएमसी वाले रेप्लिकेट करते हैं और इंडेक्स लॉन्च करते हैं। ओके आशीष, आई रियली वांट टू नो कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं? सो इसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 क्या है कि टॉप 500 कंपनीज इन द इंडियन मार्केट एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मेरा यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, तो आपके पास अल्फा होना चाहिए, आपके पास लो वॉल होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, आपके पास मोमेंटम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ इन अ नटशेल कि कैसे पोर्टफोलियो बनेगा, तो अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ, तो लार्ज कैप लेने के बजाय आप लो वॉल और अल्फा का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। सो जो लो वॉलेटिलिटी शेयर्स रहेंगे लार्ज कैप में, वो जो अल्फा जनरेट करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, पहला। दूसरा क्या है कि मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी। हम क्या करेंगे, जो निफ्टी 200 है उसमें से 30 स्टॉक्स मोमेंटम वाले लेंगे। सो दैट इज निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ओके तो ये मेरा कवर करेगा 1 to 100, 1 to 200 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब लार्ज कैप हो गया, कुछ मिड कैप भी आ जाएगा मोमेंटम में, क्योंकि निफ्टी 200 ले रहे हैं हम। इसके बाद मैं मिड कैप का लूँगा। तो मिड कैप में एक बहुत ही बेहतरीन फैक्टर है जो कि मोमेंटम का है, तो उसको हम कहते हैं निफ्टी 150 मिड कैप 50। सो बेसिकली दिस इज निफ्टी 150 मोमेंटम 50। तो जो 150 स्टॉक्स हैं मिड कैप में, उसमें से 50 मोमेंटम वाले हम स्टॉक्स लेते हैं। ओके तो इससे हम क्या करते हैं कि 1 to 250 स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। अब आती है बात स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप क्या है, वो माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बन के आए हैं, तो उनमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि क्वालिटी वाला स्मॉल कैप लेना चाहिए। सो एक फैक्टर होता है निफ्टी 250 स्मॉल कैप, क्वालिटी 50। तो जो 50 क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 250 जो स्मॉल कैप है उसके आ जाते हैं। ओके सो इस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो हमारा यूनिवर्स है 500 का, निफ्टी 500, उसका एक पोर्टफोलियो बन जाता है बाई हैविंग दिस 4 डिफरेंट मल्टी फैक्टर्स। ये सारे इंडाइसेस आपके एनएसई में मौजूद हैं। ओके आप कोई भी पिक कर सकती हैं। सो ये बेहतर तरीका होता है एक पोर्टफोलियो बनाने का। बाकी सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हम फैक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क नहीं है। आप अल्टीमेटली तो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी में, एंड इक्विटी इज रिस्की। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, बिकॉज फैक्टर खाली इक्विटीज़ में नहीं होता है, फैक्टर्स आपके बॉन्ड्स में भी होते हैं, फैक्टर्स आपका इक्विटीज़ में भी होता है, सो फैक्टर्स एसेट एलोकेशन में भी होता है। खाली ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स, हम अभी तक इक्विटी की बात कर रहे थे। सो अलग बंदों के लिए अलग पोर्टफोलियो बनता है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सो एवरी इंडिविजुअल जो है उसकी डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से हम फैक्टर लेके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि ना हमारा कंपैरिजन कोई स्टॉक से नहीं है, कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड से नहीं है, कोई ETF से नहीं है। इट इज़ जस्ट कि एक फैक्टर का पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। आप 50, 60, 70 स्टॉक्स लें। आप नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है कि 10, 15, 20, 25 लोग म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, इतने सारे IPOs आते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं। यहाँ पर आपने फैक्टर किया, एक रूल बेस सेट किया, एंड आपने 4 से 5 डिफरेंट फैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की, एंड यू आर गुड टू गो। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वाओ, दैट साउंड्स ग्रेट। और आशीष, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को भी आपने बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपने जो एक्सप्लेन किया है, डेफिनेटली आई नो कि उन्हें भी हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच आशीष, आप यहाँ पर आए और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली और ले में आपने एक्सप्लेन किया। आई नो नेक्स्ट धनोलॉजी एपिसोड्स में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। प्यारे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर दिस वीडियो whom you think may need it. Thank you. Do like and do comment. Thank you so much.